हेलो 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 हेलो, कोई निशा है यहाँ पे कबीरपुर की? उसका भाई नीचे बैठा है, चले जाओ। चलो पढ़ना स्टार्ट करें भाई। कल बस कंप्लीशन पे ही आ गया था टॉपिक। कुछ हस्तियों के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ डेट टाइमलाइन पढ़ी थी हमने कि हरियाणा कैसे बना। 1966 तक का टेबल देखो ज़रा, पेज नंबर 65 पर, 65 नहीं 68 पर ये टेबल पूरा कर लिया था। ठीक है, हाँ गांधी जी रह गया था टॉपिक और बीच में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन। 61 देखो कंप्लीट था। 62 का असहयोग छुड़वा दिया था क्योंकि गांधी के साथ पढ़ाऊंगी। 63 कंप्लीट है, 63 पूरा है ना हमारा। 64 में क्या रह गया था? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुए। ठीक है, इसको कर लेते हैं आज क्योंकि कल हमने स्वतंत्रता सेनानी पढ़े थे। पेज 64 पे आ जाओ। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप सब जानते हैं धरती पर 2 बार विश्व युद्ध हुए हैं, पहला और दूसरा 1914 से 1918, 1939 से 1945। हमारे इंडिया को अगर देखें तो इस टाइम और इस टाइम गुलाम था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था और जैसा ब्रिटेन चाहता होगा हमें वैसा ही करना पड़ता होगा। पर एक चीज़ होती है भाई, दिल से इनके लिए काम करना, एक होता है ज़बरदस्ती काम करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे सारे लीडर्स ने कहा इनके लिए काम करो, तो इनकी बात मान के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने भी ये सोच के लड़ा कि भैया हम लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ जीतने चाहिए। इस टाइम तक हमारे मन में उतनी नेगेटिविटी नहीं थी जितनी सेकेंड के टाइम पे आ गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके सब लीडर्स ने भी कहा अंग्रेज़ों के, ब्रिटेन के पक्ष में लड़ो तुम। और इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर क्या की गई थी? हाँ, सैनिक भर्ती, जिसमें बहुत बड़ा योगदान किसने दिया था? हरियाणा। हमारे यहाँ से ढेर लड़के गए थे। कल हमने आज़ाद हिंद फौज पढ़ी थी, याद है? 2847। ऐसे ही फर्स्ट में हजारों लाखों की बड़ी संख्या पूरे देश से सेना के रूप में तुरंत से अंग्रेजों ने बना ली। इस भर्ती में गांधी सबसे बड़े आदमी थे जिन्होंने कहा था कि भर्ती में शामिल फटाफट से हो जाओ और लड़ो, इनके लिए जिताने भी हैं। बाद में कुछ लोगों ने कहा था कि गांधी अंग्रेजों के सार्जेंट हैं। ये एक तरह से नेगेटिव चीज़ है। सब लोग पक्ष में थे लेकिन एक बहुत बड़े आदमी थे, पंडित नेकीराम शर्मा। ये वही नेकीराम शर्मा हैं जिन्होंने पंडाल में कुर्सी रहित, भैया कोई नेता नहीं है, ये वही नेकीराम हैं जो लाला लाजपत राय के दोस्त तिलक को, ये मानते हैं भाई तिलक जैसा समझदार आदमी नहीं है। नेकीराम शर्मा जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कहा था गलत है, इसके साथ मत खड़े हो, लेकिन किसकी नहीं सुनी गई? नेकीराम शर्मा। और बाकी सब कह रहे थे खड़े हो जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में अगर पूछें हरियाणा से तो आपके यहाँ से ये थे ना छोटू राम जी, ये दोनों के पक्षधर थे। जैसे गांधी तो एक ही के पक्षधर थे और बाद में वो भी गलत साबित हुआ, लेकिन सर छोटू राम ने तो दोनों का पक्ष लिया। किसने बिल्कुल मना किया था? नेकीराम शर्मा जी। होम रूल लीग हरियाणा में चलवाने वालों में सबसे बड़ा नाम था। हमने पढ़ा था 1916 में। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच का ही तो काल था। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तब जो अपने लाला लाजपत राय हैं ना, इस बीच में ये भी विदेश में गए हुए थे। तो आपके हरियाणा के ना तो लाला लाजपत राय सहमत रहे होंगे शायद, या रहे हो तो खुल के प्रचार नहीं किया, और ना ही हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा। लेकिन बड़े लीडर्स में अगर कहें तो कौन राजी था? और देश का सबसे बड़ा आदमी गांधी। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने भी कहीं ना कहीं मन से अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तब तक आप याद करो, आपके यहाँ आपकी एक सरकार बनी थी प्रांत में। किसकी सरकार थी ये?
यूनियनिस्ट, याद है ये यूनियनिस्ट पार्टी की कौन सी घटना है? ये 1937 के प्रांतीय चुनाव, यानी अब आपके हरियाणा के इलाके में, पंजाब के इलाके में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार है और इस सरकार में बहुत सारे लोग तो मुस्लिम लीग वाले हैं। मैंने आपको बताया था, मुस्लिम लीग इन द सेंस जो मुसलमान हैं, ऐसे भी तो लोग थे। और वो आदमी कौन था जिसने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना में? फजले हुसैन, आगे जाके एक सिकंदर हयात, प्रीमियर सर उसका आगे उपनाम। यानी मुसलमान भी बड़ी संख्या में किस पार्टी में शामिल हैं? आप अपना दिमाग दौड़ाओ, यूनियनिस्ट पार्टी में अगर शामिल हैं तो ये वर्ल्ड वॉर के साथ छोटू राम जी क्योंकि जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि छोटू राम जी तो दोनों में सहायक थे ना। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिखते हैं किसने अंग्रेजों का साथ दिया? क्योंकि पंजाब की कौन सी सरकार थी? पूरे देश में 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए थे, 11 में से कितनों में हारी थी कांग्रेस? 3 में। इन 3 में बंगाल था, सिंध था और हमारा और ये आसपास वाला सारा पंजाब, सबने इस्तीफा दिया था। 8 ने, जिसमें गठबंधन थे 2 और 6 कांग्रेस की। इन लोगों ने 1939 में इसमें अक्टूबर नवंबर में इस्तीफा दे दिया था सरकार से, लेकिन आपके पंजाब की सरकार डटी रही थी, इसने इस्तीफा दिया नहीं था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ किसने दिया है? पंजाब ने। भारत ने साथ नहीं दिया, पंजाब ने दिया है। पंजाब की कम्युनिटी में क्योंकि कौन सी पार्टी ज़्यादा छाई हुई थी और इसका सबसे बड़ा मुखिया कौन था? हाँ, इसलिए मैंने इस स्लाइड पे कहा था छोटू राम दोनों में जाने के पक्षधर थे। उनकी अपनी एक सोच थी, इसमें गलत सही का नहीं पता। क्या पता छोटू राम जी की सोच ठीक होती, हमें बताने के लिए ये रहे कहाँ? ये तो एक्सपायर हो गए ना 1945 में। क्या पता इनका क्या प्लान था, ये बड़े लेवल पे सरकार से किस चीज़ की डिमांड रखते। तो एक ऐसा आदमी जिसने पूरे देश में कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबको शामिल होना चाहिए, पूरे देश में, गांधी। एक ऐसा आदमी जिसने दोनों वर्ल्ड वॉर में कहा हरियाणा से जाओ। एक ऐसा आदमी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही क्रॉस कर रहा था, नेकीराम शर्मा। क्लियर सबको ये? तो आपका ये योगदान था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने बहुत सारे सैनिक भेजे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा पंजाब अंग्रेजों का पक्षधर था। चाहे आप मन से नहीं रहे हो, लेकिन पंजाब का जिक्र आएगा तो आपका नाम आएगा। आप कहेंगे 37 में इलेक्शन के बाद हमने इस्तीफा नहीं दिया। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ये क्लियर होगा। पेज नंबर 64 पर है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा। प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ सन लिख लो 1914 to 18 पढ़ो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार को उस संकट काल में, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी ना अंग्रेजों को, तो संकट काल में हर प्रकार की सहायता देने वाले हरियाणवी नेताओं में रोहतक के थे चौधरी लालचंद जी। लालचंद बहुत समझदार आदमी हैं। इन्होंने ये तो कह दिया कि ठीक है भाई इनका साथ दो, लेकिन आगे जाके अंग्रेज पता है क्या करेंगे? अंग्रेज कहेंगे भैया पंजाब ने हमारा बड़ा साथ दिया, पंजाब हरियाणा ने, इसीलिए हम यहाँ पे जो 2 कम्युनिटी है ना, हिंदू मुसलमान, इन लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे। इस बात पे ये लालचंद जी कहेंगे जी आप गलत कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कि भाई अलग अलग, हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग। क्योंकि आप जानते हैं 1905 तक क्या हो चुका था? अलग, इनके मन में डाल दिया तुम अलग हो। अब ये प्रतिनिधित्व अलग देने की बात पर कौन से ये लाला, क्या नाम है इनका? हाँ, लाला लालचंद। इन्होंने कहा जहां तक आपने कहा साथ दो दिया, लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं, ये तो आप सीधे फूट डाल रहे हैं हम लोगों में। बाकी सबकी समझ में बात नहीं आई, इनकी समझ में आई। पढ़ो ये लालचंद तो साथ दिया, लेकिन बाद में इन्होंने कहा था नहीं आप बांटो मत हमें। चौधरी छोटू राम जो फर्स्ट सेकंड दोनों के पक्षधर है, लिख लो यहाँ, दोनों वर्ल्ड वॉर के पक्षधर कि भाई ठीक है हरियाणा से जाने दो लड़कों को। नेकीराम जी ना फर्स्ट के ना सेकंड के, गांधी फर्स्ट के, ये दोनों के। पंडित प्रभुदयाल, प्रभुदयाल पीडीएम जो है ना बहादुरगढ़ में, प्रभुदयाल मेमोरियल, तो वही इन्हीं के तो नाम पर है वो प्रभुदयाल। गुड़गांव के राव बलबीर सिंह थे। अब राव हैं तो तुम समझ जाओ किस परिवार के हैं लोग, राव वाले, युधिष्ठिर वाले। और हिसार के चौधरी लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय लिख देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लाला लाजपत राय यहाँ थे ही नहीं। कहाँ थे वो? यूएस में। यहाँ लिख लो साइड में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लाला जी यूएस में थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लाला जी यूएस में थे। आगे बस पढ़ लो। सेठ सुखलाल थे कोई, चौधरी बंस गोपाल थे, पंडित जानकी प्रसाद। तो मेन आदमी एक तो छोटू राम याद रखना है, एक जिसने कहा कि ठीक है लड़ लेंगे लेकिन बांटना मत हमें, कौन था वो? लालचंद जी। चलो अब नीचे देखो अगला पॉइंट।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय सैनिक भर्ती क्षेत्रों में से हरियाणा का स्थान विशिष्ट था। ढेर बड़ी फौज हमारे यहाँ से, झज्जर से, रेवाड़ी से, बहुत दुनिया भर्ती की गई थी। पंजाब क्षेत्र के युद्ध के दौरान वीर सेना प्रदान करने के कारण सरकार ने उपहार के रूप में नई विधान परिषद में दोनों क्षेत्रों को की जनसंख्या के आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व, डबल टिक कर लो, अलग अलग प्रतिनिधित्व। कौन इसका वो करेगा कि भाई गलत कर रहे हो आप? लालचंद। जबकि लालचंद किस में शरीक थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेना बनवाने में। अब मना करेंगे वो। पृथक प्रतिनिधित्व यहाँ लिख लो 1909। 1909 से ये राग चल रहा था कि अलग हैं हिंदू मुसलमान। नेक्स्ट पढ़ना, इसका विरोध रोहतक के राय बहादुर चौधरी लालचंद, ऊपर भी देखो इनका नाम आया था तीसरी लाइन में, चौधरी लालचंद, इन्होंने किया। किस चीज के पक्षधर थे ये? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने जाओ लेकिन हमें मत बांटो। हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा, इनकी अपनी अलग सोच और विचारधारा, इन्होंने पहले में कहा था गलत कर रहे हो, टिक मार्क कर लो। नेकीराम शर्मा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारत में अंग्रेजों द्वारा सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। जिसका पक्ष गांधी ले रहे हैं, जो कि देश के बड़े लीडर हैं, जिसका पक्ष छोटू राम जी ले रहे हैं, जो बहुत बड़ा नाम है, उसके विरोध में कौन खड़ा हुआ है? नेकीराम शर्मा। इन्होंने कहा था गलती है ये, और बाद में हमें लगी कि गलती है। किसने कहा था वर्ल्ड वॉर में चले जाओ पर बंटवारा मत लेना इनसे? लालचंद। कहाँ के थे ये? ज्यादातर सभाएं याद है रोहतक में ही होती थी क्योंकि सेंट्रल पॉइंट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आ जाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से पहले पूरे देश के कितने प्रांतों में इलेक्शन हो गए थे? जिनमें से कितनों में कांग्रेस जीती थी? 6 में स्पष्ट, 2 में गठबंधन। किन 3 में हारी? पंजाब, सिंध और बंगाल। पंजाब की सरकार में कौन सी पार्टी लीड में आई? यूनियनिस्ट पार्टी, जिसमें मुसलमान भी हैं और हरियाणा के भी, जमींदारा लीग वाले। ये लोग किसका साथ देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? भारत के लोगों का या अंग्रेजों का? देखो इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ होने से अचानक परिस्थितियां बदल गई। अचानक यूं क्योंकि 37 से तो ठीक सरकार चल रही थी। अब सरकार कहेगी हम नहीं है, सरकार झूठ बोलते हैं, अब इस्तीफा देगी क्योंकि पंजाब इंग्लैंड के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। डबल टिक करके लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। कारण लिख लो, यूनियनिस्ट पार्टी। जनता नहीं चाहती हो तब भी पार्टी ने जो सोचा वो किया। यूनियनिस्ट पार्टी के कारण पंजाब किसका हिस्सा बन गया? ब्रिटेन की सरकार का, अंग्रेजों का। आगे पढ़ो। ब्रिटिश सरकार द्वारा देश को युद्ध का भागीदार बनाने के संबंध में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था और इसीलिए हमारी सरकारों ने क्या कर दिया था? इस्तीफा। लिख लो यहाँ, इसीलिए प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दिया। लिखा है ना, ब्रिटिश सरकार ने देश को युद्ध का भागीदार बनाने के संबंध में कोई विचार विमर्श नहीं किया। यहीं लिख लो, इसीलिए प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दिया। पर कौन सी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया? हमारी सरकार ने। कौन सी सरकार थी ये? पंजाब की। कौन सी गवर्नमेंट? यूनियनिस्ट सरकार। इसने इस्तीफा नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम बदलकर, अब यहाँ क्लैश होगा हिंदू मुसलमान का, टिक कर लो। मुस्लिम लीग रखने के मुद्दे पर सर छोटू राम और जिन्ना के बीच प्रत्यक्ष विरोध हुआ। कौन से मंत्रालय का नाम बदल के बैठ गए भाई साहब? कारण क्या था? 1937 के इलेक्शन ने उस टाइम के जो हमसे अलग होना चाहते थे उन मुसलमानों की आंख खोल दी कि भैया कल को अंग्रेज चले गए ना तो इस देश में किसकी सरकार बनने वाली है? कांग्रेस। क्योंकि 11 में से कितनों में कांग्रेस थी? 8। इस इलेक्शन से सबसे बड़ा धक्का इन्हीं को लगा था। और अगर आप सोचते हैं कि अकेली इनकी सरकार बनी थी, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा हेल्पर कौन था? छोटू राम। और छोटू राम की लीग का नाम जमींदारा। अगर क्लैश होगा तो छोटू राम क्यों कहेंगे अपने लोगों को कि जाके इनके मेंबर बनो? वो तो मना कर देंगे ना। यानी मुसलमान कहीं ना कहीं उस टाइम पर जो पाकिस्तान चाहते थे वो डर गए थे। खैर उस डर को ये दबाए बैठे रहे। 2 साल बाद जब इन 8 प्रांतों ने क्या दिया? इस्तीफा। तो फिर इनको लगा कि अब टाइम आ गया, अपनी डिमांड कर लो, नहीं तो कल को अगर फिर इन अंग्रेजों ने हमने सरकार बनाने का कंपटीशन देखा तो हम हारेंगे। और इसीलिए इस्तीफे से सबसे ज्यादा खुशी किसने बनाई थी? कि भाई अच्छा हमें इनसे इंडियन से इस्तीफा मिल गया, इनकी सरकार से छुटकारा मिल गया। और इसीलिए 1940 के मार्च में, जब आपके 23 मार्च, जिस दिन आपके यहाँ पे 1 साल पहले 10 साल पहले क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी ना, उसी महीने में 1940 में इन्होंने कह दिया हमें अलग राष्ट्र क्या चाहिए? पाकिस्तान। और फिर अपनी चालाकी दिखाते हुए हमारे यहाँ का कार्यालय का नाम ही बदल दिया। कार्यालय के नाम के बाहर लिखा था यूनियनिस्ट।
अगले दिन आए तो बोर्ड पे लिखा मिला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फिर किसकी कहा सुनी हुई? छोटू राम जी ने कहा भाई मुस्लिम लीग कैसे, हमने जमींदारा लीग जो अपने मिला रखी है इसका नाम कहाँ है। फिर इनकी बहस हुई। तो ये टिक कर लो, यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम बदलकर। ये सब तब हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस्तीफा चला गया था। 1946 का चुनाव और स्वतंत्रता प्राप्ति, मैंने कल बताया था ये मुस्लिम लीग की इस गड़बड़ के कारण ये पूरी यूनियनिस्ट पार्टी कमज़ोर पड़ेगी और इस कमज़ोरी का फ़ायदा बाकी लोग उठाएंगे। कौन से इलेक्शन में? 46 में एक चुनाव कराए गए थे ये देखने के लिए कि इंडिया कैसे काम करेगा। अंतरिम चुनाव थे ये अंग्रेज़ों के जाने से पहले। इस चुनाव में पंजाब की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई। इसमें सीटें थी 175, अब 117 के आसपास है ना। ये ऐसे बटी कि कोई स्पष्ट आ ही नहीं पाया। 88 सीट चाहिए थी स्पष्ट के लिए, बहुमत के लिए। यहाँ सीट ऐसे बटी 73, 51, 22, 20 और एक आधी जो बच गई वो अदर्स को मिल गई। तो अगर देखें तो बहुत दूर हैं सारे के सारे। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये शिरोमणि अकाली दल और ये यूनियनिस्ट, हाँ यूनियनिस्ट पार्टी। तो आप देखो जो यूनियनिस्ट 1937 में सिर आंखों पे बैठी थी, अकेली जीत गई थी, वो अब जाके कितनी नीचे आ गई। लेकिन इनमें से भी कोई नंबर 1 थोड़ी ना है, जो बहुमत है वो किसी को नहीं मिला। अब मुस्लिम लीग और ये तो कभी एक हो नहीं सकती क्योंकि इनकी विचारधारा ही अलग है, मुस्लिम लीग से अलग है। ये चालाकी चलेगी, ये इसको और इसको अपने साथ जोड़ेगी। कारण क्या है समझ जाओ। ये कांग्रेस के लोग इनको कहेंगे तुम तो इंडिया ही तो रहोगे भाई, तुम अगर जाके इनके साथ मिलोगे तो मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की डिमांड रख रही है, अब तुम पाकिस्तान थोड़ी मांगोगे। तो ये बात को समझ के इसके साथ आ जाएंगे। यूनियनिस्ट में मेन अब कौन रह गया जब ये टूट फूट हो गई? छोटू राम। छोटू राम जी किसी भी तरह कैसे हाथ मिला लेंगे? इनसे ही तो कहा सुनी हुई थी यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम बदलने पर, तो इनके साथ मतलब नहीं। इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस लीड ले गई। 50, 70, 90, 93 और जितनी सीट चाहिए थी उससे ज़्यादा इसके पास पहुंच गई। तो सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस। मिली जुली गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस है, शिरोमणि अकाली दल है और यूनियनिस्ट पार्टी। पर यूनियनिस्ट की इज्जत खत्म हो गई क्योंकि लोगों को लगा ये पार्टी उतनी ताकतवर नहीं है। याद करो यूनियनिस्ट कांग्रेस से अलग होके ही बनी थी कि कांग्रेस अलग है हम अलग हैं। फिर किससे कहा सुनी हो गई? जिन्ना से। अब वापस किसके साथ जाना पड़ा? तो फिर लोगों ने कहा फिर अलग क्या थे तुम तो एक ही थे, बिना बात तुम ये दिखावट कर रहे थे। इस तरह 1946 के बाद ये पार्टी ज़्यादा तुम्हें दिखाई नहीं दी। देखो क्या कहते हैं, चुनाव और स्वतंत्रता प्राप्ति। 46 के चुनाव से पहले ही पंजाब और हरियाणा की यूनियनिस्ट पार्टी कमज़ोर हो गई। कमज़ोरी का कारण लड़ पड़े आपस में यूनियनिस्ट मंत्रालय को लेकर। इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष हुए चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी की मात्र 20 सीट प्राप्त हुई। ऊपर लिख लो जल्दी से यहीं पर। 1946 175 सीटें। चुनाव के बारे में थोड़ा सा लिख लो फिर याद रहेगा। 1946 175 सीटें। पंजाब में टोटल सीट कितनी थी? 175। आज कितनी है? 117, क्योंकि उसमें से फिर हरियाणा निकल गया, कई हिस्से बट गए ना। 175 सीटें लिख लो। बहुमत चाहिए था तो 88 सीट चाहिए थी। टोटल सीटें 175, बहुमत 88 पर था। 1946 की घटना है ये सारी। फिर लिखो चुनाव में सीटें किस किस को कितनी मिली, सामने लिखी हुई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 73, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 51, शिरोमणि अकाली दल को 22। अकाली दल तो स्पेशल सिखों से संबंधित हो गया ना। और यूनियनिस्ट पार्टी को 20, जिसमें कि अपने किसान भी थे और मजदूर भी थे और पूरा हरियाणा मान लो। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी सीटें लिख लेना 117, उस टाइम 175 थी। वर्तमान में पंजाब की सीट है एमएलए की 117। जैसे हरियाणा की कितनी है? 90। ऐसे इनकी कितनी है? भाई आबादी भी तो ज़्यादा है। हमारी लोकसभा की 10 है, उनकी 13 है। हमारी राज्यसभा की 5 है, उनकी 7 है। तो हमारी 90 के मुकाबले इनको कितनी मिली है? 117। तब 175 बड़ा इलाका था। ठीक है, अब किसकी सरकार बनी है 46 में? हाँ लिख लो, गठबंधन की सरकार जिसकी मुखिया कांग्रेस थी। गठबंधन की सरकार जिसकी मुखिया कांग्रेस थी। अब पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आ गया समझ में? अब ये
कौन से ईयर के इलेक्शन में कांग्रेस ताकतवर बन गई है? लेकिन कांग्रेस से ज्यादा भारी कौन है यहाँ? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का साथ कौन कौन नहीं देंगे? ना अकाली दल दे और ना यूनियनिस्ट। इसका फायदा किसको मिलेगा? अगर सोचो मुस्लिम लीग चाहती 88 बनाने के लिए एक किसी का हाथ पकड़ लेती, लेकिन ये क्यों जाए इसके साथ? क्योंकि ये तो पाकिस्तान बनाने वाली है, ये सब इंडिया बनाएंगे। अगला पॉइंट पढ़ो। अब पहला पॉइंट दोबारा रीड करूं, क्लियर होगा। 1946 के चुनाव से पहले ही पंजाब और हरियाणा की यूनियनिस्ट पार्टी कमजोर हो गई। परिणाम स्वरूप इस वर्ष हुए चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी को मात्र कितनी सीटें मिली? 20। तो सबसे कमजोर रही, क्योंकि 20 से ऊपर 22 थी, 22 से ऊपर 51 और 73 थी। कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। कांग्रेस ने तो 3 का सहयोग लिया, अपना, अकाली दल का और यूनियन। यहाँ लिख लो प्लस शिरोमणि अकाली दल, तभी तो सीटें पूरी होंगी 88 प्लस शिरोमणि अकाली दल। अगला पढ़ो। इस सरकार में हरियाणा के कांग्रेसी नेता थे चौधरी लहरी सिंह। जैसे पहले छोटू राम अकेले थे ना, अब कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा किसका है? चौधरी लहरी सिंह। किस इलेक्शन में? 46 में। 37 के इलेक्शन में नंबर 1 कौन था? हमारे जिन्ना और फजली हुसैन, फिर सिकंदर हयात। लेकिन अब 46 के इलेक्शन में कौन आ गए? लहरी सिंह, हरियाणा में कांग्रेस के आदमी। अगला पढ़ो। 46 में चुनावों के दौरान पंजाब का पश्चिमी भाग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो पाकिस्तान का था, और पूर्वी भाग यानी हम, और हरियाणा हिंदू बाहुल्य। सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। परिणाम स्वरूप अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी 46 में ही दंगे स्टार्ट हो गए थे। किस बेल्ट में? पंजाब हरियाणा की बेल्ट में। नेक्स्ट चेक करना, ये गांधी का पॉइंट बीच में है, वैसे ये पढ़ेंगे गांधी के टाइम पे, फिर भी देखो अब आ गया तो बता देती हूँ। एक बार बोर्ड पे देख लो। 2 आदमी हैं मुसलमान जो पूरी तरह से हरियाणा में ही रह के खुश हैं। इनमें से एक का नाम है मोहम्मद यासीन खान और एक का नाम है लकाउल्ला खान। इनको थोड़ा सा सुन लो, गांधी में फिर जब दोबारा पढ़ेंगे आसान दिखेगा। पहले आदमी का लिखा है मोहम्मद यासीन खान, ये म से किस बेल्ट में थे? मेवात। और जो ये लकाउल्ला खान है ये आपकी पानीपत। ये आपको पता होना चाहिए, आज भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुसलमान मेवात और सेकंड ज़्यादा मुसलमान पानीपत में हैं। जब ये टूट फूट हुई 1946 में, टूट फूट इन द सेंस ये दिख गया कि भाई अब ये एक साथ निभेंगे नहीं, अलग तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में 3 ने इकट्ठे होकर एक तरह से मुस्लिम लीग को चैलेंज कर दिया। तो ये 2 लीडर थे जिन्होंने कहा कि हम हरियाणा में ही रहेंगे और हम सेफ हैं अपने लोगों को। बड़े लीडर थे ये। मोहम्मद यासीन खान के कहने पर गांधी मेवात गए थे। बहुत सारे लोगों ने ना 47 जब ये आज़ादी हुई उसके तुरंत बाद, मान लो ये हरियाणा है, इसके दक्षिणी हिस्से से पंजाब से निकलते हुए और पाकिस्तान जाने लग गए। तब तक हरियाणा था ही नहीं, तो वो जब वहाँ जाने लग गए तो इनको चिंता हुई कि सारे आदमी भाग जाएंगे तो हमारी कम्युनिटी रहेगी कहाँ, ऐसे तो पाकिस्तान जाके करेंगे क्या। तब इन्होंने अपने लोगों को कहा कि मत जाओ। तो मेवात के लोगों ने कहा कि आपको भी हमारी तरह, जैसे हम डर रहे हैं ना, आप डर नहीं रहे, मार आपको भी देंगे, आप भी तो मुसलमान हैं। फिर मेवात के यासीन खान ने किसको इनविटेशन दिया? और गांधी को 1 मैन आर्मी बोलते थे। ये घटना दिसंबर की, अगस्त में आप आज़ाद हुए हैं, दिसंबर 1947 की घटना। आपके यहाँ पर आए गांधी जी मेवात में, और गांधी ने सब लोगों को, जैसे यासीन खान ने इकट्ठे कर दिए लोग, गांधी ने कहा मेरी गारंटी है, मेरी एश्योरेंस है, तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं है। और गांधी जी ने कहा था सत्य की विजय होती है, इसलिए सत्यमेव जयते। भाई तुम सच्चे हो, अपने देश के प्रति समर्पित हो, क्या फ़र्क पड़ता है मुसलमान हो, और तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद यासीन खान के कहने पे मेवात में गांधी आए, सत्यमेव जयते का नारा देके गए, और इनके ऊपर विश्वास करके बहुत सारे लोगों ने कहा ठीक है, गांधी भाई देश के राष्ट्रपिता हैं, जो कह गए ठीक कह गए, वो मान गए। फिर यही आदमी गांधी ही लकाउल्ला खान ने कहाँ इन्वाइट किए? पानीपत गए, यहाँ भी यही कहा कि भाई तुम भारत का हिस्सा हो और मुसलमान हिंदू यहाँ प्यार से रहेंगे, डर के तुम भागो मत। तो आपके 2 इलाकों में गांधी आए आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहाँ कहाँ? मेवात और पानीपत में आए। तो रोहतक भी थे, लेकिन ये क्योंकि मुसलमान बेल्ट की बात हो रही है इसलिए बता दिया। चलो जल्दी से पढ़ेंगे। अब पॉइंट देखो आगे। मेव नेता थे, मेव जाति है मुस्लिम जाति, खान बहादुर मोहम्मद यासीन खान। खान बहादुर उपनाम मान लो, जैसे हमारे राय बहादुर थे ना, ऐसे ये खान बहादुर। मोहम्मद यासीन खान के समर्थन में गांधी जी ने मेवात में
19 को 9 बना लो, एक काट दो, ये गलत टाइपिस्ट की गड़बड़ है, ये 9 दिसंबर को दौरा किया था। आगे पढ़ो। इन्हीं परिस्थितियों में 14 अगस्त 47 को भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान नामक राष्ट्रों का उदय हुआ। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, हरियाणा पंजाब प्रांत का भाग बना रहा। पानीपत में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, ये टिक कर लो। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की, पहली मेवात में, सेकंड पानीपत में। आज़ादी के बाद अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, जब ट्रेन भर भर के नहीं चलती थी उस दौर में। देशभक्त थे मौलाना लकाउल्ला खां। एक बहुत बड़ी बात पता है क्या, जनता ने लकाउल्ला को भी कहा कि तुम यहाँ मरोगे और तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम बने फिरते हो लीडर, हम सब जाएंगे। तब लकाउल्ला खान ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं अपने वतन में ही मरना चाहता हूँ। तो सोचो, इसने अपने दिल से ये बात कही कि भाई मेरा वतन क्या है, मार देंगे है तो मेरी ज़मीन, तुम वहाँ भागे जाओगे, वहाँ मार देंगे, फिर क्या करोगे। तो बहुत बड़ी इनकी ये सेइंग है कि मैं मरूंगा तो अपने वतन में मरूंगा, चाहे लोग मुझे मार दें। ये इनका कहना फेमस हो गया था, ये टिक कर लो। पानीपत में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, आज़ादी के बाद अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। देशभक्त थे मौलाना लकाउल्ला। इनके आमंत्रण पर गांधी जी ने 9 दिसंबर, यानी गांधी जी पानीपत आए हैं 9 दिसंबर, और सेम डे पानीपत वाले दिन कहाँ गए हैं, मेवात। तो एक इलाका तो एक दिन में कवर कर ही सकता है आदमी, एक दिन में 2 जगह आ गए, पानीपत में और मेवात में। 47 को पानीपत का दौरा किया और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की। यहाँ लिख लो लकाउल्ला के ऊपर एरो लगा के, मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा। ये ऐसी बात है जैसे डीसी के सामने एक बड़े आदमी ने किसने कही थी, नेकीराम शर्मा, कि ये सारी ज़मीन तो ऑलरेडी मेरी है, तुम क्या दोगे, अपने में से बताओ क्या दे सकते हो। ऐसे ये 2 सेइंग फेमस हैं। इनकी सेइंग है कि मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा। देशी रियासतों से पहले ये टॉपिक एक बार और आगे आएगा, इसको छोड़ो, अभी रियासत अभी पढ़ा दूंगी। 65 में देखो, स्वतंत्रता सेनानी पढ़े थे ना शायद, हाँ कुछ रह गए थे, पहले उनकी कहानियां बात कर लें फिर पढ़ेंगे। पेज 67 पे आना। 67 मैप के नीचे पढ़ा दिया था क्या, नहीं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। पेज 67 सब आता है तुम्हें अभी। ये सबसे पहला नाम देखो, चौधरी देवीलाल जी का। देवीलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है, और आज चाहे उनके खानदान के ये बच्चे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक समय था जब देवीलाल जी की बहुत बड़ी एक इज्जत थी समाज में। और देवीलाल वो आदमी हैं जिन्होंने बचपन से ही देश के प्रति समर्पण दिखा दिया, क्योंकि जब ये छात्र थे ना, छात्र जीवन में, और महात्मा गांधी ने 1930 में CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा, वो नमक वाला, ये चलाया था। तो इन्होंने अपने स्कूल कॉलेज का त्याग कर दिया था, 15 साल की उम्र थी इनकी। ये 1915 में जन्म हुआ था, और देश के लिए 15 साल में गांधी की बात मान के सब छोड़ छाड़ दिया। लेकिन क्योंकि गुणी थे तो धीरे धीरे करके समाज में उभरते चले गए, और फिर आगे जाके हमने देखा एक समय पर ये कौन सी पार्टी के मेंबर रहे थे, कांग्रेस। लेकिन आगे जाके फिर कांग्रेस से इनका क्लैश हुआ और ये विपक्षी बन गए थे कि भैया मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, कांग्रेस की नीति मेरी समझ से बाहर है। तो इन्होंने जो काम किया ना, वो देश के स्तर पे किया, हरियाणा के लिए अकेले के लिए नहीं किया। इसीलिए चौधरी देवीलाल जी किस पोस्ट तक भी पहुंचे, हाँ, देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। और एक टाइम था जब लोगों ने कहा कि भैया यही पीएम बना रहे हैं, क्या बन गए थे ये, किंग मेकर। 1989 से 90 और 90 से 91, इसलिए आज भी आप देखो देवीलाल के नाम को बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। अब जो पीढ़ी है ना, ये तो नाम डुबो रही है, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे नाम सच में बना लिया था। और इनके उस टाइम के प्रधानमंत्री जो थे ना, इनके पास आके बैठा करते थे कि सर कैसे करना चाहिए, आपका तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि वीपी सिंह की उम्र भी इनसे कम थी, और एक और क्या नाम था, चंद्रशेखर, दोनों उम्र में एक्सपीरियंस में इनसे कम थे। ये वो आदमी है जिसने गांधी के साथ काम कर रखा है। जैसे 15-16 साल में गांधी के अंडर रह के काम करना भी तो अपने आप में एक एक्सपीरियंस था, इसीलिए इनकी इज्जत आज तक है। और इनके नाम का खा रही हैं इनकी अगली पीढ़ियां, जो ये कर गए वो बहुत बहुत ज़्यादा था। पढ़ के देखो चौधरी देवीलाल जी। इनका जन्म 1915 गांव तेजा खेड़ा, अभी भी सबको पता है, फेमस जगह है, इनका फार्म हाउस वहीं है, तेजा खेड़ा सिरसा में हुआ। निधन इनका 6 अप्रैल 2001 को हुआ। 1930 में शिक्षा छोड़कर स्वयं सेवक बन गए। किस उम्र में स्वयं सेवक बने, 15 साल, कितनी छोटी उम्र होती है। 42 के आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका, क्योंकि तब तक थोड़ी और अकल आ गई थी, एक्टिव थे ये। इन्हें कारावास की सज़ा मिली, तो यंग एज में ही स्कूल कॉलेज के लीडर बन गए।
फिर गांधी के सारे आंदोलनों में साथ दिया, 30 में भी, 42 में भी, वहां से फिर जेल गए। 1952 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने। पंजाब में कौन सी पार्टी पहले पकड़ी इन्होंने? कांग्रेस। लेकिन फिर कांग्रेस के विपक्ष में आ गए थे 62 वाले में। 62 के चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध चुने गए और विपक्षी दल के नेता बने। तो पहले कांग्रेस में शामिल हुए, फिर विपक्षी। 52 और 62, 10 साल के अंदर ये सब हुआ। हरियाणा के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1989 में केंद्रीय सरकार में छठे उप प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री की पोस्ट है नहीं, ये क्रिएट की जाती है जब कोई इंपॉर्टेंट आदमी हो। तो सोचो ये आदमी इतना इंपॉर्टेंट था कि ये वापस से क्रिएट की गई। कौन सा पद? उप प्रधानमंत्री। पटेल थे ना पहले उप प्रधानमंत्री, तो तुम देखो ये भी कितने इंपॉर्टेंट थे। छठे नंबर के थे, ये टिक कर लो, छठे नंबर पूछ लेते हैं। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 89 से 91 तक रहा। इन्हें शेरे हरियाणा भी कहा जाता है। जैसे पंजाब केसरी कौन है? लाला लाजपत राय, वो पंजाब के कहलाते हैं। जन्म भी उनका पंजाब में, कर्म भूमि उनकी आपका शहर था। ये शेरे हरियाणा है क्योंकि इनका सारा संबंध हरियाणा से ही था। वैद्य लेखराम, एक क्रांतिकारी जो बहुत गुस्से में रहते थे कई बार अंग्रेजों के प्रति, और बम बनाया था रोहतक की एक फैक्ट्री में। बाद में फेंका था लेकिन वो असफल रहा था प्रयास। पढ़ लो, वैद्य लेखराम। वायसराय लॉर्ड इरविन, कौन इरविन? लॉर्ड इरविन। क्या करवाया था इसने? दिल्ली में दिल्ली दरबार। कब की घटना है ये? नहीं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था वो तो, सॉरी। ये इरविन वो है गांधी के साथ जिसने, हाँ, जिसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता, जिसके बाद किसकी फांसी नहीं टली थी? हाँ, तो तुम खुद सोचो, भगत सिंह की फांसी नहीं टली और वैद्य लेखराम भगत सिंह के साथ काम कर चुके हैं, तो ये तो इससे चिढ़ेंगे ही चिढ़ेंगे, इसलिए बम फेंकवाएंगे। ये टिक कर लो, वैद्य लेखराम। वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन में बम रखने की घटना में शामिल। उस बम का निर्माण लेखराम ने रोहतक में किया था। टिक कर लो, बम बनाया गया था अपने रोहतक में। भूमिगत रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहे। और इस इरविन ने किसको छोड़ने से मना कर दिया था? भगत सिंह। और ये क्रांतिकारी है, इसलिए इसका 36 का आंकड़ा था। भगवत दयाल शर्मा, ये क्या थे हमारे पहले? सीएम। बिना इलेक्शन के सीएम बन गए थे। हुए थे इलेक्शन, लेकिन तब इलेक्शन किसके थे? पंजाब। और पंजाब और हरियाणा जब अलग हुआ तो एकदम से तो इलेक्शन नहीं हो सकते। पंजाब में से ही 54 आदमी आ गए और पंजाब में एक औरत थी जिसको कि, हाँ, क्या नाम था उनका? शन्नो देवी। विधानसभा की क्या थी वो? उपाध्यक्षा। इसको हमने क्या बना लिया? अपनी अध्यक्षा। ये पहली थी ना इंडिया की भी। और यही कौन थे? ये क्या नाम है इनका? BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। ये टिक कर लो। 1918 को बेरी झज्जर में इनका जन्म हुआ, निधन 1993। 41-42 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसका मतलब पहले सीएम ने और देवीलाल जी दोनों ने सक्रिय भूमिका। किस आंदोलन में? 42 में। लेकिन वो 15 के या 18 के? 42 में क्रांति में भूमिगत रहकर आंदोलन में भाग लिया। 1 नवंबर 66 को हरियाणा के फर्स्ट सीएम बने। ये तब किसका हिस्सा था? हमारे यहाँ पर पंजाब। ये पंजाब के एमएलए थे उस टाइम पर। बाद में ये हरियाणा में बिना इलेक्शन हुए, क्योंकि इलेक्शन तो मार्च में हुए। फिर सर छोटू राम, तुम्हें अच्छी तरह आता है, टिक कर लो। 24 नवंबर 1881 गढ़ी सांपला रोहतक में जन्म, निधन 9 जनवरी 45 को। लेकिन उस नहर का पानी कब आया? 54 में, जिसका काम ये कर गए थे। और कहीं ना कहीं इसका कारण था, दोनों वर्ल्ड वॉर में ये किसके साथ थे? अंग्रेजों के। इनकी अपनी एक अलग से सोच थी। पढ़ना। हाँ जी, क्या हुआ? किसने चुनाव में हिस्सा लिया? छोटू राम ने। मैंने छोटू राम का नाम तो लिया ही नहीं सेकंड में। 46 तक यूनियन पार्टी कमजोर हो गई थी। लीडर बदल गए, आदमी बदल गए, लेकिन पार्टी सेम चली। यूनियनिस्ट पार्टी तो बाद तक चली थी। देखो इसमें क्या कहते हैं, जैसे छोटू राम के मरते ही पार्टी थोड़ी खत्म हुई, पार्टी ने अपनी जड़ें। अब ये 2 आदमी थे। पहला आदमी कौन था? वो फजल ए हुसैन। और दूसरा आदमी कौन था? चौधरी छोटू राम। फजले हुसैन तो पहले से ही, दोनों ने मिलकर पार्टी बनाई। पार्टी को नाम दिया यूनियनिस्ट पार्टी। इस पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई, कार्यकर्ता जगह जगह मेंबर जोड़े, और ये पार्टी बड़ी पार्टी बन गई पंजाब में। टाइम के साथ साथ इनकी जगह खत्म हो गई, ये एक्सपायर हो गए। और कौन आ गया था? सिकंदर हयात।
अपने यहाँ लगातार काम कौन कर रहे थे? छोटू राम के टाइम तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब किसने गड़बड़ कर दी थी वो? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तब तक कौन एक्टिव थे? फिर 1940s के बाद धीरे धीरे पार्टी कमजोर पड़ी, और जब इलेक्शन हुआ ना, कब जाके 46 में, तब तक पार्टी में, क्योंकि 45 के बाद पार्टी के लिए काम करने वालों को बचा भी नहीं था, ये पार्टी कमजोर पड़ गई। पर एकदम से खत्म नहीं होती। अब कांग्रेस देखो, तुम कांग्रेस को अपने सामने देखोगे खत्म होते हुए। तुमने कांग्रेस का राज भी देखा है ना, 2004 से 2014 तक अकेली पार्टी ने राज किया था, कांग्रेस उसके सहयोगी। अब तुम 2024 तक देखोगे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खात्मे की उस पर आ गई। पर फिर भी अगर माने 14 से तो 24 तक अभी भी चलेगी, ऐसा नहीं गायब हो जाएगी। लेकिन अगले आने वाले 20 से हो सकता है 30 सालों में कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाए। अगर देश की स्थिति की बात करें तो आज सिर्फ कहीं कहीं राज्यों में इक्के दुक्के में तो दिखाई दे रही है, और वहाँ की भी जनसंख्या खुश नहीं है। अगले इलेक्शन में वहाँ भी हार जाएगी। ऐसे ही यूनियनिस्ट पार्टी धीरे 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 करके कमजोर हो गई, खत्म हो गई। 46 आते आते आपका लीडर मरना एक कारण भी था, लेकिन पार्टी में यूनिटी पहले ही खत्म हो गई थी जब ये डिस्प्यूट हुआ था ना जिन्ना के साथ। इसके बाद से लगातार ये गिरती जा रही थी। आदमी बदल गए, पार्टी चलती रही। चलो आगे देखो, इसमें 16 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक निकाला था, जाट गजट। मैंने बताया था बाद तक चलता रहा था ये अखबार। जाट गजट का प्रकाशन किया। किस भाषा में था जाट गजट? उर्दू में। ज्यादातर अखबार उर्दू में ही निकलते थे। और वर्ष 1924 में 23-24 कर लो, जमींदारा लीग, जमींदारी जमींदारा जमींदार एक ही है, की स्थापना की। 37 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 38 में अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन। अब यहाँ कौन सी नहर का नाम लिख लें हम? भाखड़ा नहर। सबसे बड़ा रोल इनका है। देखो अंग्रेजों ने किया, बाकियों ने किया, फालतू की बात है। जैसे हमारे लिए हरियाणा हिस्ट्री में सबसे बड़ा आदमी कौन जो लेकर आया पानी को? ये था। पानी खैर इनकी मौत के बाद आएगा 54 में। यहाँ लिख लो, भाखड़ा नहर इन्हीं के प्रयासों से आई। तो हरियाणा में भाखड़ा के ऊपर काम करने वाला सबसे बड़ा आदमी चौधरी छोटू राम। लाला सुल्तान सिंह, ये नेशनल मूवमेंट जब था ना 20 के बाद, उसमें एक्टिव थे। पढ़ लो, कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। 40 से 42 में इन्हें कैद कर लिया गया। 20 के बाद से ये एक्टिव थे, लेकिन फेमस ज़्यादा ये उतने बड़े लेवल पे नहीं हुए। दौलत राम गुप्त भी पढ़ लो बस। रोहतक कांग्रेस कमेटी के सहकारी मंत्री बने। इन्होंने असहयोग और नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण जेल हुई। अब पेज नंबर 69 पे आओ, इसी का अगला पार्ट है। इसमें भी बहुत सारे नाम हैं जो तुम्हें लगभग आते हैं सारे। पहला नाम देखो, बाल मुकुंद गुप्त। याद है 8वीं क्लास में एक लड़के का क्या नाम था उसका? वो था उर्दू भाषा में पत्र। पत्र को क्या कहते हैं? रिसाला। उसका नाम क्या था और कौन निकालता था? व्याख्यान वाचस्पति पंडित दीनदयाल शर्मा। ये वही दीनदयाल शर्मा है जिन्होंने कौन से धर्म के लिए? सनातन धर्म। कहाँ जन्मे थे? झज्जर। पहला अखबार निकाला हरियाणा, झज्जर से ही निकाला। एक निकाला था रिफाए आम। रिफाए आम एक कम्युनिटी थी, एक सोसाइटी थी जिसका अखबार था, वही देखो। बाल मुकुंद गुप्त, गुप्ता लिखा है, गुप्त एक ही है ये। 14 नवंबर, बाल है ना तो 14 नवंबर 1865, गांव गुड़ियानी झज्जर। किस में पड़ेगा ये? रेवाड़ी में। यहाँ लिख लो, झज्जर काटना मत, तब झज्जर की बेल्ट में ही पड़ता था रेवाड़ी। रेवाड़ी लिख लो। वो महान देशभक्त थे, पत्रकार थे, मेन तो पत्रकार थे क्योंकि इनके अखबार छपते थे, आलोचक थे और निबंधकार थे। 86 से 88 तक चुनार, इसका पूरा नाम क्या था? अखबार ए चुनार। मैंने एक दिन आपको बताया था कि जिसमें अ आए और जिसमें क आए, पहले अ आई सिखाते हैं फिर क ख ग। ये है अखबार ए चुनार, ये इनका पहला काम था। और ये है कोहिनूर, ये अखबार ए चुनार भी उर्दू में है और कोहिनूर भी उर्दू में। वो 86 के बाद आया, वो 88 के बाद आया। टिक कर लो ये। 86 में चुनार, अखबार ए चुनार, इसके बाद कोहिनूर के संपादक बने। बाद में उर्दू छोड़कर हिंदी में लिखने लगे। हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र। इनकी रचना किसके अखबार में छपी थी? ये लिख लो यहाँ, इसके ऊपर जगह खाली ना, मैप के ऊपर, मैप के पास यहाँ लिख लो, पंडित दीनदयाल शर्मा के उर्दू रिसाला मथुरा में। पंडित दीनदयाल शर्मा
के उर्दू रिसाला, रिसाला अखबार को बोलते हैं, उर्दू भाषा का शब्द है ये। उर्दू रिसाला नाम क्या है उसका? मथुरा। नाम है मथुरा, जगह भी मथुरा थी जहाँ से निकलता। जैसे हरियाणा अखबार कहाँ से निकला था? हमारा अखबार था। तो लिख लो उर्दू रिसाला। उर्दू रिसाला मतलब उर्दू के पत्र। नाम झज्जर में, अच्छा मथुरा में 8वीं क्लास। पूरी लाइन मैंने क्या लिखवाई है? पंडित दीनदयाल शर्मा के उर्दू रिसाला मथुरा में 8वीं कक्षा में पहली बार कविता छपी। बाल मुकुंद गुप्त की तरफ से एरो लगा लेना, इनकी कविता छपी 8वीं कक्षा में पहली बार इनकी कविता। तुम्हें इनका नाम याद है क्या लिखा था? शैदा। लिख लो यहाँ शैदा उपनाम से। चलो अगला पढ़ना। बाल मुकुंद गुप्त की अन्य कृतियां, शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां, किसकी बेइज्जती करने के लिए हैं ये 1905 का बंगाल विभाजन और आगे जाके मार्ले मिंटो सुधार, उसके ऊपर है ये। पंडित श्रीराम शर्मा पढ़ लो। श्रीराम शर्मा कितने साल? 1 मिनट, अरे 1 मिनट, उसका कोई क्वेश्चन है? फिर ऐसा हो सकता है छपे बाद में हो। जैसे 19 एक तुमने पढ़ा हुआ है वंदे मातरम, 1874 में लिखी गई थी, फिर लेकिन छपी कब थी? 1882। वो तो ठीक है जिंदा बैठे थे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लिखा पहले, हाँ कर्जन पर व्यंग्य किया था, यही रहा होगा कारण कि छपी बाद में हो। जैसे प्रेमचंद के मरने के बाद भी तो कई किताबें छपी थी ना, जैसे वो थी ना, क्या नाम था उसका, मंगलसूत्र, शायद अंग्रेजों ने उसके मरने के बाद फिर वो छपवाने की कोशिश की गई, जला दी थी। इस तरह की चीजें, जैसे कोई आदमी लिख पहले ले और उसके बाद कोई और छपवा दे, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि 1907 में मर गया था, ये कंफर्म है, विकिपीडिया में भी दिया हुआ है। चलो आगे देखना। पंडित श्रीराम शर्मा, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 को कहाँ हुआ था? हाँ, शर्मा ज्यादातर झज्जर के ही थे, चाहे वो पंडित दीनदयाल शर्मा थे और चाहे वो श्रीराम। लेकिन नेकीराम शर्मा वो कैलंगा गांव, भिवानी में, अब तब किस में था? पहले रोहतक में, अब भिवानी। उनका संदेश पत्रिका भी कहाँ से थी? भिवानी से। चलो फटाफट से टिक करना। कांग्रेस के 5 सत्याग्रह, सब में गए थे ना ये श्रीराम शर्मा? टिक कर लो। ये 22, 30, 32, 41, 42 में भाग लिया, 7 वर्षों तक जेल में रहे। 7 ना मिला तो 9 या 10 भी लिख देते हैं कहीं कहीं। 1923 में रोहतक से आज़ादी के समर्थन में उर्दू और हिंदी दोनों में हरियाणा तिलक, याद है इनकी हर चीज़ में हरियाणा आता था, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, जैसे उसके में भारत आता था, किसके में? बाल मुकुंद गुप्त के में। ये टिक कर लो। हरियाणा तिलक हिंदी और उर्दू दोनों में था और ये रोहतक से निकला। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, ये भी किताब लिखी। बलदेव सिंह, ये स्कूल बनवाया था जब गांधी ने नहीं कहा था स्कूल छोड़ दो। किस में कहा था गांधी ने स्कूल छोड़ दो? हाँ, उसी दौर में गांधी हरियाणा आए थे और रोहतक में वैश्य जो स्कूल थी ना, उसकी नींव रखी थी। 16 तारीख को यहाँ आए थे और 17 को, कल जब पढ़ाऊंगी गांधी तो डिटेल से बता दूंगी, अभी सिर्फ इतना जान लो उस स्कूल को पहले से चला रहे थे, ये वो टीचर थे। टिक कर लो। बलदेव सिंह, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्हें 1 वर्ष की सजा हुई। इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेशनल स्कूल, गांधी के कहने पे स्कूल बना था। 26 के चुनाव में पंजाब काउंसिल के सदस्य थे। रोहतक में जाट हाई स्कूल की स्थापना। और अपने यहाँ जब गांधी आए थे ना, तब बसें और रेल इतने थोड़ी ना थे कनेक्टिविटी के, रेल कहीं कहीं रुकती थी, तो गांधी को बैलगाड़ी में बिठा के, एक बहुत बड़े उस टाइम के वकील थे अपने यहाँ के, वो जहाँ गांधी उतरे वहाँ से और इनके स्कूल तक ले गए। 16 फरवरी को इन्होंने स्कूल का दौरा किया और 17 को वहाँ पहला पत्थर रखा था। पहले वो स्कूल चलता था एक कमरे में, किराए के कमरे में, फिर संस्था ने अपनी ज़मीन ले ली, वैश्य समाज ने फिर वहाँ बिल्डिंग बनवाई। अगला देखो, पंडित नेकीराम शर्मा, जन्म कैलंगा गांव रोहतक में। 4 सितंबर से पहले क्या जाना है? 5 ना मिले 7, ना मिले 4, यहाँ लिख लो 5/7। 1887 में हुआ। ये इतना डिस्प्यूट पता है क्यों है? क्योंकि ये लीडर किस लेवल पे काम करते थे? हरियाणा। अब हरियाणा में तुम सोचो, माँ आपने आज भी तारीख कहते हैं, मास्टर जी लिख लो कुछ 1 आधा साल ऊपर नीचे, क्या फर्क पड़ता है। इनकी भी तो ऐसे ही हुआ होगा। इनके दोस्तों का कहना था हमारा दोस्त जन्मा है 7 तारीख को, लेकिन इनके माँ बाप ने डेट कुछ लिखवा रखी है, कुछ कहते हैं वो चेंज करवाई थी। ऐसे ही देखो उनके बारे में भी है, अपनी कल्पना चावला, मैंने बताया होगा जुलाई, मार्च,
ये इसलिए तो है क्योंकि इनमें कुछ घर परिवार की डेट्स हैं और कुछ पुरानी। ये टिक कर लो फटाफट से। रोहतक के ये केलंगा गांव में 1887, निधन 1956। 1916 में तिलक के स्वराज संघ के सदस्य थे और वहां पे क्या करवाया था उन्होंने, कैसा था वो टेंट, कुर्सी रहित पंडाल, यही तो है वो। 20 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने, भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। यहाँ लिख लो हरियाणा केसरी। कितने दिन जेल रहे, 2200 दिन, फटाफट से लिख लो हरियाणा केसरी। लाला मुरलीधर, लास्ट टिक करना, जन्म 1848 में, कहाँ, पलवल, लेकिन बाद में काम किसके लिए किया था, लाहौर, याद है, बाद में ये लाहौर निकल गए थे। निधन 1922 में, ख्याति प्राप्त वकील थे, तब सारे पढ़े लिखे लड़के वकालत ही पढ़ते थे। और इन्हें राय बहादुर केसरे हिंद की उपाधि दी गई। नेशनल ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण 86 में जेल जाना पड़ा। ये 86 में एक संस्था बना गए थे, कांग्रेस की पहली ब्रांच अंबाला, इन्हीं के कारण तो बनी थी। यहाँ लिख लो 1886 के पास लिखो फर्स्ट ब्रांच, पहली शाखा, कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में। रॉलेट एक्ट के विरोध में 21 में अपनी उपाधियां लौटा दी, जो राय बहादुर और केसरे हिंद थी, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कौन है हरियाणा के, हाँ, ऊपर श्रीराम शर्मा का नाम आया था, वहाँ लिख लो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, दोनों लिख लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रैंड ओल्ड लेडी भी पूछ लेते हैं, कौन थी, और अगर पूछे ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हरियाणा से कोई ऐसा इंसान है जिसको भारत रत्न मिला हो, एक औरत है सिर्फ, अरुणा आसफ अली। और हाँ, जिसने पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया था, ग्वालियर टैंक। अरुणा आसफ अली के हस्बैंड का नाम है आसफ अली। ये लड़की हमारे यहाँ जन्मी, पर इसके पिताजी थे बंगाल के। कल इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे।